हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे मानव में युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन, सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस क्या है। किसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस मतलब गॉनेट्स के द्वारा, गॉनेट्स मतलब जनन, गॉनेट्स के पीजीसी सेल प्राथमिक आदि जनन कोशिका या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा गैमेट्स के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। किसको कहते हैं? गॉनेट्स। गॉनेट्स कौन से? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी के पीजीसी सेल यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा गैमेट्स के निर्माण, गैमेट्स कौन से? शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो प्रावस्थाओं में होती है, दो फेज में होती है। सबसे पहली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब टेस्टिस में पीजीसी के द्वारा, पीजीसी यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल या हिंदी में कहें तो आदि जनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तथा ओवरी में, ओवरी के यानी अंडाणु के पीजीसी सेल्स के, ओवरी के पीजीसी सेल यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा ओवम के निर्माण की क्रिया, अंडाशय के पीजीसी सेल के द्वारा ओवम के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? oogenesis। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये कौन सी कितनी प्रावस्थाओं में होता है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जनरली क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस की इकाई, ये टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस की इकाई क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? एक टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बाहर की तरफ ट्यूनिका प्रोपिया तथा अंदर की तरफ एक लेयर होती है जर्मिनल इपिथेलियम, जिससे दो प्रकार की सेल्स का निर्माण होता है। एक तो कौन सी सेल? सर्टोली सेल, और दूसरी जर्म सेल। तो जर्म सेल्स तो किसका फॉर्मेशन करती है? जर्म सेल फॉर्मेशन करेगी पीजीसी सेल का, और सर्टोली सेल जो होती है ये पोषण देने का काम करती है। शुक्राणु को न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसकी इकाई है? टेस्टिस की इकाई है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की जो लेयर होती है जर्मिनल इपिथेलियम, उस जर्मिनल इपिथेलियम में से के पीजीसी सेल्स के द्वारा शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाता है। अब शुक्राणु जनन दो फेज में होता है, दो प्रावस्थाओं में होता है। सबसे पहला स्पर्मेटिड का निर्माण, जिसे स्पर्मेटोसाइटोसिस भी कहते हैं। कई बार कहते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण कहलाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है नीट में कि स्पर्मेटिड का निर्माण क्या कहलाता है? तो स्पर्मेटिड का निर्माण का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोसाइटोसिस। ठीक है। और दूसरा जो प्रावस्था होती है शुक्राणु में रूपांतरण, मीन्स स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। तीन जी नाम हो गए इसके। तो देखो कौन कौन से शुक्राणु में रूपांतरण यानी चेंज इन द स्पर्म्स, स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है नीट के अंदर कि शुक्राणु में रूपांतरण यानी स्पर्म का जो चेंज, उसका दूसरा नाम, अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो स्पर्मेटोलियोसिस भी हो सकता है एक ऑप्शन, और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये हो सकता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन पढ़ेंगे पहली प्रावस्था की स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे हो। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन तीन प्रावस्थाओं में होता है। सबसे पहली प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, नंबर 2
ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी फेज परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। तो अब अपन पहले पढ़ेंगे, इसको हम डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि सबसे पहली फेज मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था में पीजीसी सेल, पीजीसी का मतलब समझते हैं ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिका। इस पीजीसी सेल के अंदर माइटोसिस होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा सेल्स बनती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसी होती है? द्विगुणित, डिप्लॉइड 2n होती हैं। तो याद रखिए मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर पीजीसी के द्वारा, पीजीसी सेल में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा जो सेल्स बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं, उनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। नेक्स्ट फेज है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। इसकी ग्रोथ फेज इन अवस्थाओं से सबसे लंबी फेज होती है। नंबर 1, नंबर 2, इस ग्रोथ अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की ग्रोथ फेज में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इनमें सेल्स का आकार लगभग 2 गुना हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? जनन कोशिकाओं से, जो जनन कोशिकाएं थी ये जर्म सेल थी, इनसे पोषण प्राप्त करती हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं, और न्यूट्रिशन के कारण इनका आकार जस्ट डबल हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होता है। नेक्स्ट फेज आती है मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। क्या बोलते हैं इसको? परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था में, मैचुरेशन फेज के अंदर 2 डिवीजन होते हैं। कौन कौन से 2 डिवीजन होंगे इसमें? अब मैं बढ़ती हूं परिपक्व मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में फर्स्ट मैचुरेशन फेज, डिवीजन, और दूसरा सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। तो मैचुरेशन फेज में कितने डिवीजन होते हैं? 2 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, यहां होगा फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, और इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे क्या बनती है? जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड यानी अगुणित होती है। फिर इसके बाद सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है। यहाँ सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, द्वितीय परिपक्वन डिवीजन, और ये भी इस पहला वाला कौन सा था? अर्धसूत्री विभाजन था। ये भी अर्धसूत्री होता है, लेकिन ये समसूत्री विभाजन के समान होता है। और इसमें क्या बनते हैं? इसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनते हैं? 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। 4 स्पर्म, जो कि कैसे है? तो स्पर्मेटिड गोल, नॉन मोटाइल यानी अचल, गोल, नॉन मोटाइल और पूंछ विहीन, टेल लेस स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सी स्टेज थी? स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है वो 3 फेज में होता है। नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें पीजीसी सेल में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें समसूत्री विभाजन से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि द्विगुणित होती है। ठीक है। फिर ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में इसकी जो ग्रोथ फेज है किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की, शुक्राणु जनन की। जो ग्रोथ फेज है, वृद्धि प्रावस्था है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता। इसमें सेल जनन कोशिका से, किससे?
जर्म सेल से, जनन कोशिका से न्यूट्रिशन प्राप्त करके इनका आकार 10 डबल हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है। इसके बाद मैचुरेशन डिवीजन, मैचुरेशन 2 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जिसमें मियोसिस फर्स्ट होता है यानी अर्धसूत्रीविभाजन फर्स्ट, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है और इसे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। द्वितीय परिपक्वन विभाजन यानी सेकंड मैचुरेशन डिवीजन भी मियोसिस होता है, लेकिन वो समसूत्री विभाजन के समान होता है और उनसे 4 स्पर्मेटेड बनते हैं। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, अगणित होते हैं और स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल क्या नाम है, राउंड शेप और टेललेस होते हैं। अब इन टेललेस नॉन मोटाइल राउंड शेप स्पर्मेटिड का एक इलोंगेटेड टेल्ड स्पर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिड्स का यानी एक गोल नॉन मोटाइल टेललेस स्पर्मेटिड का एक टेल्ड मोटाइल इलोंगेटेड स्पर्म में चेंज होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। इसमें निम्न प्रावस्थाएं होती है, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर चेंज होता है। न्यूक्लियस में से क्या निकल जाता है, न्यूक्लियस से आरएनए निकल जाता है, आरएनए बाहर हो जाता है ना, और क्या नाम, जल बाहर हो जाता है, वाटर बाहर हो जाता है, सारी चीज माइटोकोन वो क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम सब बाहर निकल जाते हैं। केवल क्या रह जाता है, केवल एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए रह जाता है। केवल इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर केवल एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए रह जाता है और जब इसमें से जल निकल जाता है, आरएनए बाहर निकल जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं, तो ये डीएनए भी कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और केंद्रक का आकार अब गोल ना होकर के इलोंगेटेड हो जाता है। कैसा आकार हो जाता है, गोल ना होकर के इलोंगेटेड हो जाता है। और इस केंद्रक में हिस्टोन, डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की जगह प्रोटामीन प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, प्रोटामीन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, अब कौन सी प्रोटीन होती है इसके अंदर, प्रोटामीन प्रेजेंट होती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम जो जनरली क्या होता है कि स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो न्यूक्लियस और उसके नेक्स्ट आगे वाले भाग को अपन एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम का कार्य ओवम के एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना होता है, ओवम की अंड झिल्ली को भेदने का कार्य करता है। कौन, एक्रोसोम, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो उसको भेदने का कार्य करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडीज करते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है वो सिस्टर्नी से मिलकर के बनी हुई रहती है, वेसाइकल से मिलकर बनी हुई रहती है, वैक्यूल से मिलकर बनी हुई रहती है। तो उनके केंद्रक के चारों तरफ सिस्टर्नी और प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स और वेसाइकल, प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल और वेसाइकल आपस में जुड़ करके, वैसे पहले प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनाते हैं। और प्रोएक्रोसोमल जो वेसाइकल है, ये जो प्रोएक्रोसोमल वेसाइकल है, ये प्रोएक्रोसोमल वेसाइकल आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, एक एक्रोसोमल वेसाइकल का फॉर्मेशन करती है, जो कि न्यूक्लियस के अग्र वाले भाग पर स्थापित हो जाते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्रोसोम का। बाकी के जो बचे हुए पार्ट होते हैं, गोल्जी बॉडी का शेष बचा हुआ पार्ट जो कि इस एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स और वेसाइकल के निर्माण में भाग नहीं लेता, वो क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है और उसे गैलिया कैपिटस कहते हैं।
तो एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के अग्रभाग पर सिस्टर्नी तथा वैक्यूल्स के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। इसमें से जो वैक्यूल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स, और प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स के चारों तरफ प्रोएक्रोसोमल वेसाइकल होता है। ये आपस में जुड़ करके छोटे छोटे जो प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल और वेसाइकल है, ये आपस में जुड़ के एक्रोसोमल ग्रैन्यूल और एक्रोसोमल वेसाइकल का निर्माण करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अग्रभाग पर स्थापित हो जाता है तथा एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। और एक्रोसोम का काम क्या है, एक्रोसोम ओवम की एग मेम्ब्रेन को, यानी अंडाणु की एग मेम्ब्रेन को भेदने का कार्य करता है। नेक्स्ट चेंज होता है मिडिल पीस का निर्माण, मध्य भाग का निर्माण। मध्य भाग ये पार्ट कौन सा है, मिडिल पीस। मिडिल पीस का निर्माण, मिडिल पीस में दो सेंट्रियोल, जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, यानी इसके जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है स्पर्म के, उसके नीचे की तरफ एक खांच होती है और खांच के नीचे दो सेंट्रियोल होते हैं, जिसमें से एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है तथा डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है ये एक्सल फिलामेंट का निर्माण करता है, जो कि मिडिल पीस का पार्ट होता है। ये दोनों प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ये दोनों एक दूसरे के समकोण पर यानी राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल किसका फॉर्मेशन करता है, एक्सल फिलामेंट का, और इस एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली यानी सर्पिलाकार रूप में क्या अरेंज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेवेन कर्म। तो नेवेन कर्म क्या है, नेवेन कर्म किसे कहते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ सर्पिलाकार रूप से या स्पाइरली अरेंज होता है तो उसे हम नेवेन कर्म कहते हैं। तथा इसके मध्य वाले भाग पर, इसका जो मध्य वाला पार्ट होता है, ये मध्य वाला भाग साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म से, और उसे हम कहते हैं मैनशेट। उसे क्या कहते हैं, मैनशेट। इस मिडिल पीस के अंत पर क्या प्रेजेंट होता है, रिंग सेंट्रियोल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को टेल पीस में जाने से रोकता है। और लास्ट पार्ट टेल, जो अंत का पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट होता है। इस टेल के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो मिडिल चीफ पार्ट और एक लास्ट एंडलेस पार्ट।